हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम देखते हैं ESIC 2011 का जो शिफ्ट सेकंड में जो एग्ज़ाम लगा था, तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं। इससे पहले हमने जो ESIC के जितने भी 2011 व 12 में जो भी पेपर लगे थे, तो वो हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। तो आपने नहीं देखे हो तो उनको जाके देख सकते हो, और आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो देखिए, टाइम वेस्ट किए बिना हम देखते हैं कि आज हमारे जो 2011 का जो ये पेपर है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन किस लेवल के थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, जो UPSC का जो अभी पैटर्न है उसका हमने जस्ट अभी जो हमारा लास्ट वीडियो था, तो वो हमने ESIC का UPSC का जो पैटर्न था एग्ज़ाम का, कि कितने घंटे का पेपर होगा और कितना ड्यूरेशन उसका पेपर का, कितना उसका क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, तो ये सारी चीज़ें, नेगेटिव मार्किंग, ये सब कुछ हमने वीडियो बना के डाल दिया है। तो आपने नहीं देखा हो तो वो भी आप देख सकते हो, और सिलेबस भी हमने पूरा डाल दिया है कि क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आने वाला है। तो देखो, नर्सिंग तो जो प्रीवियस ईयर में आई है और जो अभी पैटर्न में आएगी वो लगभग सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर का जो पैटर्न जो भी 4-5 पेपर एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के हैं, तो वो देख के भी आप तैयारी कर सकते हो। तो जो आज हम देख रहे हैं 2011 का शिफ्ट सेकंड का पेपर, और अब हम जो हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दे रखा है कि एक्सेसिव फैटिग आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सरशन इज़। इसमें दे रखा है कि जो एक्सेसिव भूख किस में लगती है, तो इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें भूख नहीं लगती, इसमें जानबूझकर वो खाने का, एनोरेक्सिया नर्वोसा में जानबूझकर नहीं खाता, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसका वज़न बढ़ जाएगा, वो मोटा हो जाएगा। अधिकतर ये एनोरेक्सिया नर्वोसा लड़कियों में देखने को मिलता है, जो वो मोटा होने से डरती है। और न्यूरोस्थेनिया का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव फैट, देखो एक्सेसिव फैटिग इसी में ही देखने को मिलता है, न्यूरोस्थेनिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। तो इसमें न्यूरोस्थेनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेसिव फैटिग देखने को मिलेगा। और इसके अगला है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे, जैसे मेमोरी प्रॉब्लम विथ मेमोरी और उसकी आइडेंटिटी और इमोशन, परसेप्शन, बिहेवियर और सेंस ऑफ सेल्फ। ये चीज़ें आपको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में देखने को मिलेगी। और बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा भी एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर आदमी है ना, जो खाता ही जाता है, उसको पता नहीं रहता, और वो इतना खाता है कि या तो वोमिट कर देता है या फिर वो मोटा होता जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका राइट आंसर हो गया बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9509099192 और 8302222530, इस पे भी आप कॉन्टेक्ट मैसेज करके आप आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। और कोई भी नर्सिंग रिलेटेड अपडेट आप यहाँ पे पूछ सकते हो। किसी भी तरह की अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप यहाँ पूछ सकते हो। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिख रखा है कि द नॉर्मल डायमीटर ऑफ RBC। देखो, RBC का जो नॉर्मल डायमीटर वो कितना होता है, 8 to 9 माइक्रोम, ये नहीं होता है। 6 to 7 माइक्रोम, ये भी नहीं होता है। 9 to 10 माइक्रोम, ये भी नहीं होता है। और 7 to 8 माइक्रोम। करेक्ट आंसर डी। तो RBC का जो नॉर्मल डायमीटर कितना होता है, 7 to 8 माइक्रोम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, हमारे इसके शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल उस पर डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे अगर डिटेल से देखने तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अब इसमें देखो ECG के बारे में दे रखा है, तो ECG के अंदर देखो, एक तो होता है P वेव, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरा होता है QRS और तीसरा होता है T।
तो इसके अंदर जो पी होता है उसके अंदर देखा जाता है एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्या देखने को मिलता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या देखने को मिलता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और टीवीए में क्या देखने को मिलता है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी रिप्रेजेंट। इसमें क्यूआरएक्स देखना है। तो हमने क्यूआरएस में क्या बताया था? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कहाँ पे है? ये रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरे का डी। तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। आ गया होगा समझ में, आई होप। अब क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन जो अभी आपको बता रहा हूँ मैं, ये अभी जो CHO राजस्थान का NHM राजस्थान का जो एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। देखो इसमें ए कंसिस्टिंग ऑफ मैरिड कपल एंड दियर चिल्ड्रन, ओनली मैरिड कपल है, मेल प्लस फीमेल और उसके बच्चे चाइल्ड। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, न्यूक्लियर फैमिली। और इसके अंदर क्या हो गया? देखो जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के अंदर माता पिता दादा दादी सब रहते हैं और इसके अंदर 3 जनरेशन में 3 पीढ़ियाँ रहती है। सिंगल फैमिली में इसके अंदर ओनली अनमैरिड कपल या फिर कोई एक बंदा, कोई एक जो कैंडिडेट वो रहता हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। और इतने हार्ड टफ क्वेश्चन नहीं है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेटेड इन द ब्रेन इज कॉल्ड। तो सबसे पहले तो ब्रेन को देखो, एनसिफेलोन देखते हैं अपने, कार्डियो, ये हार्ट ये नहीं होगा। और दूसरा है इलेक्ट्रोएनसिफेलो, ये होगा करेक्ट आंसर। ये कार्डियो ये नहीं होगा, मायो यानी मसल होता है, ये नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बी। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हेमीप्लेजिया, एक एक को हम देख लेते हैं, फिर हम लास्ट में आंसर देख लेंगे इसका। तो हेमीप्लेजिया का मतलब होता है कि भाई जो पार्शियल पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी और दैट कैन बी अफेक्ट आर्म्स, लेग्स एंड फेशियल मसल। तो हेमीप्लेजिया में क्या होता है कि वन साइड का पैरालिसिस होता है। हेमी यानी वन साइड पैरालिसिस। और मोनोप्लेजिया में क्या होता है? मोनोप्लेजिया में होता है पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस लिमिटेड टू ए सिंगल लिम्ब। इसमें फिक्स नहीं होता कि कौन सा लिम्ब है या कौन सा आर्म है, पर इसमें सिंगल एक ही चीज़ का पैरालिसिस होता है, यूजुअली एन आर्म। और पैराप्लेजिया का मतलब होता है बोथ लोअर लिम्ब। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पैराप्लेजिया। हमारा करेक्ट आंसर सी। और हम क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब भी देख लेते हैं। तो क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब क्या होता है कि इसमें जो पर्सन है उसका पूरा जो ऑल ए पर्सन लिम्स एंड बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन। क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब जो लिम्स है पर्सन के वो पूरे, और जो नेक के नीचे का वो पूरा पोर्शन, उसको पैरालिसिस हो जाना क्वाड्रिप्लेजिया कहलाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है डिस्फेजिया। डिस यानी डी यानी डिफिकल्टी, तो डिस्फेजिया यानी डिफिकल्टी इन स्वेलिंग।
डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। और इसका देखो, इसका हो गया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग का हो गया डिस्निया, और डिफिकल्टी इन स्पीकिंग का क्या हो गया डिसआर्थरिया। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इसका हो गया डिसआर्थरिया, ठीक है। और इसका हो गया डिस्निया, ईटिंग का ये डिस्पेजिया होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो एट बर्थ है वो कितने फॉन्टेनल होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एट बर्थ कितने फॉन्टेनल होते हैं? 6। कितने फॉन्टेनल होते हैं? 6 फॉन्टेनल। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है एमनियोटिक फ्लूइड के लिए? वो फीटल यूरिन। तो इसमें करेक्ट आंसर ए। कौन होता है? जो फीटल यूरिन होता है वही मेन कंट्रीब्यूटर होता है एमनियोटिक फ्लूइड के लिए। तो करेक्ट आंसर ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्टीरॉइड प्रीफरेबली एडमिनिस्टर वंस इन द, हमेशा ध्यान रखना स्टीरॉइड बेड टाइम देते हैं। कब देते हैं? बेड टाइम। तो करेक्ट आंसर ए। कब देते हैं? बेड टाइम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि द एपिकल इम्पल्सेस ऑफ हार्ट। अब हार्ट आ गया तो पहले तो ये राइट को क्रॉस कर दो, ठीक है। और इज नॉर्मली फेल्ट कहाँ पे देखने को मिलता है? 5th इंटरकोस्टल पे, लेफ्ट साइड में। तो करेक्ट आंसर 11 का क्या हो गया? बी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दे रखा है कि द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर। सबसे ज़्यादा नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है? अंडे में। किस में देखने को मिलता है? एग में। तो करेक्ट आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट चिकन पॉक्स आर ट्रू। इसमें देखना है कि एक को छोड़ के कौन से सभी फैक्ट्स चिकन पॉक्स के लिए हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि रेसेज आर सुपरफिशियली, बिल्कुल चिकन पॉक्स में सुपरफिशियली रेसेज देखने को मिलते हैं। दूसरा है कि इनक्यूबेशन पीरियड इज़ अबाउट 15 डेज, बिल्कुल इसका इनक्यूबेशन पीरियड 15 डेज होता है। और सी देख लेते हैं, इसका सी है सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेज, ये देखने को नहीं मिलता है चिकन पॉक्स के अंदर। तो ये हो गया रॉन्ग। रेसेज मोस्टली इन फ्लेक्सर सरफेस, बिल्कुल फ्लेक्सर सरफेस पे देखने को मिलता है। तो इसमें जो एक्सेप्ट पूछा है वो करेक्ट आंसर सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये है द कॉमनेस्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 द कॉमनेस्ट वल्वुलर डिजीज इन प्रेगनेंसी। तो कौन सी देखने को मिलती है? देखो ए में क्या है? एरोटिक स्टेनोसिस, ये भी नहीं देखने को मिलती। एरोटिक इनकॉम्पिटेंस, ये भी नहीं देखने को मिलती। मिट्रल स्टेनोसिस देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि वोमिटिंग ऑफ ब्लड, देखो वोमिटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? हिमेटमेसिस। ये देखने को मिलता है किस में? देखने को मिलता है मलेनम। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 16। इसमें बताया गया है नॉर्मल आईक्यू इन द रेंज ऑफ। नॉर्मल आईक्यू कितना होता है? ये होता है 90 से 110 या फिर 90 से 103। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है तो ए ऑप्शन में ये करेक्ट है। फिर इसमें तो ये नॉर्मल आईक्यू में नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर द पल्स रेट इंक्रीज। 1 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना पल्स रेट बढ़ेगा? तो इसमें बढ़ेगा 10 बीट्स पर मिनट। कितना बढ़ेगा? 10 बीट्स पर मिनट। तो करेक्ट आंसर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि द एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज इज कॉल्ड। ये डिजीज या फिर कोई डिजीज नहीं है उसकी क्षमता को जो चेक करने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी यानी विशेषता। उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिसिटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि द एसे नोड सिचुएटेड इन। एसे नोड कहाँ सिचुएटेड होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसमें राइट एट्रियम में। एसे नोड कहाँ होता है? राइट साइड में, राइट एट्रियम के वहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है कि द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्रीटर्म लेबर। तो इसमें कौन सा देखते हैं सेंसिटिव मार्कर कौन सा है? फाइब्रोनेक्टिन। सेंसिटिव मार्कर कौन सा है? फाइब्रोनेक्टिन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, और 21 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि द नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल। इसमें बताना है कि नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। तो देखो एज भी नॉन मॉडिफिएबल है, ये एक्सेप्ट पूछा है तो अपने एक्सेप्ट बताएंगे। सॉरी थोड़ा कॉल आ गया। नेक्स्ट, हाँ अब देखते हैं कि जो ओबेसिटी है ये नॉन वो मॉडिफिएबल है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो गया। और बी में हो गया ये तो नॉन मॉडिफिएबल है, जेनेटिक भी नॉन मॉडिफिएबल है, सेक्स भी नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा द बेसिक यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल। रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए बेसिक यूनिट मेजर करने के लिए क्या मार्कर है? तो उसमें क्यूरी क्या होता है? बेसिक यूनिट उसका क्यूरी। तो करेक्ट आंसर डी। और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ वंस ओवन हार्ट बीट इज कॉल्ड। इसमें क्या होता है कि जो अनप्लीजेंट अवेयरनेस भाई सामने वाले को पता नहीं है और अपने उसके ओवन हार्ट बीट चेक करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? पाल्पेट करके। उसको क्या चेक करके करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? पाल्पिटेशन। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं कि द अर्ली प्रिडिक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो अर्ली प्रिडिक्टर क्या होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी का? क्वेश्चन नंबर 24 का माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया। क्या होता है? माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एनेस्थेटिक एजेंट। इसमें देखना है कि भाई सभी एनेस्थेटिक एजेंट है, एनेस्थेटिक, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा है। हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग में जाने की ज़्यादातर चांस कहाँ होते हैं, स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता है कि एक्सेप्ट पूछा है या नोट पूछा है या नाइदर पूछा है कि नाइदर नोर या फिर आइदर क्या पूछा है। तो ये चीज़ें पढ़ के आंसर देने का होता है, यही नेगेटिव और यही आगे बढ़ने का एक मेन रीज़न होता है। तो देखो आंसर सभी को आते हैं पर देना कितना तरीके से है उसके ऊपर डिपेंड करता है सिलेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर राइट आंसर देखो इसमें देखना पड़ता है अपने एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक में देखो मेप्रिडिन एक एनेस्थेटिक एजेंट है, और सेकंड है डाइथाइल ईथर, ये नहीं है, और थायोपेंटोल सोडियम ये भी एनेस्थेटिक है, मॉर्फिन ये भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाइड्रोएमनियोज इज ए कंडीशन वेयर देयर इज एक्सेस वॉल्यूम ऑफ। किसका वॉल्यूम बढ़ जाता है इसमें? एमनियोटिक फ्लूइड का। हाइड्रोएमनियोज में किसका लेवल बढ़ जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड का। तो करेक्ट आंसर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है कि द पेरीमीटर इज यूज टू असेस। किसको असेस करने के लिए किया जाता है? विजुअल फील्ड को। तो करेक्ट आंसर डी। पेरीमीटर किसके लिए यूज करने के लिए असेस किया जाता है? विजुअल फील्ड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा एट टर्म कितना वेट होता है प्लासेंटा का? 500 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो गया सी 28 का। अब देख लेते हैं हम 29
और 29 में दे रखा है कि एंटी वायरल ड्रग अमोंग द फॉलोइंग इज। देखो एंटी वायरल ड्रग कौन सी है, इसमें देखो टेट्रासाइक्लिन ये नहीं है, ये है एसाइक्लोवीर। तो एंटीवायरल ड्रग कौन सी होगी, करेक्ट आंसर बी। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, कैप्नोग्राफी। देखो कैप्नोग्राफी में सीधा सीधा C4CO2, तो कैप्नोग्राफी किसको मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, CO2 को मेजरमेंट। तो इसका राइट आंसर ए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इनको आप कई चीज़ें ऐसी है कि जो आपको याद करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें आप याद कर लेना। अब फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसमें क्या दे रखा है कि एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल इंक्लूड ऑल। इसमें जो सभी हैं वो एब्जॉर्बेबल है और एक को छोड़ के, तो वो एक कौन सा है उसको हम देख लेते हैं अभी। हाँ, इसमें देखो एक तो है पॉलीडाइक्सिन, ये एब्जॉर्बेबल है। फिर दूसरा है हमारा कैटगट, ये भी एब्जॉर्बेबल है। पॉलीएस्टर ये नॉन एब्जॉर्बेबल है, ये नॉन एब्जॉर्बेबल, तो हमारा करेक्ट आंसर सी। ये 31 का राइट आंसर क्या हो गया, ये भी एब्जॉर्बेबल है, तो हमारा ये एब्जॉर्बेबल नहीं है। तो पॉलीएस्टर क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी। अब देखते हैं हम 32, साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया किस में देखने को मिलता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया किस में देखने को मिलता है, ये एथलेटिक्स में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि साइनस ब्रेडिकार्डिया किस में देखने को मिलता है, एथलेटिक्स में देखने को मिलता है, तो ये आप याद कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें दे रखा है कि जो चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट, जो चीफ सेल है वो क्या सीक्रेट करती है, चीफ सेल क्या सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन। क्या सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। चीफ सेल हमेशा ध्यान रखना क्या सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। इसमें है 34 के अंदर की क्लीन कैश मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम नाम आ जाए वहीं से याद रखना, यूरिन सैंपल लेते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, BCG वैक्सीन कैसे देते हैं, ये रूट जरूर पूछता है, तो आप एक बार इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो ज़रूर याद देख लेना। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका फाउंडेशन वाला जो फंडामेंटल वाला प्लेलिस्ट है उसके अंदर पूरा इम्यूनाइजेशन का वो डाल रखा है, तो एक बार वहाँ पे आप विजिट करके और जो लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है तो वो आप देख सकते हो, कौन से रूट से कितना डोज क्या देते हैं क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बता रखी है, तो आप वो भी आप जाके वॉच कर सकते हो। तो ये दे रखा है BCG वैक्सीन इज गिवन। BCG वैक्सीन कैसे देते हैं, इंट्राडर्मल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में दे रखा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर यूज्ड टू असेस प्रोग्रेस ऑफ लेबर एक्सेप्ट। एक को छोड़ के सभी पैरामीटर लेबर को असेस करते हैं, तो इसमें दे रखा है कि कौन कौन से करते हैं, देखते हैं। देखो फीटल हार्ट रेट है वो नहीं देखते हैं लेबर के अंदर, ये उसको पैरामीटर असेस करने के लिए नहीं देखते हैं, ऐसे तो देखते हैं पर पैरामीटर इससे असेस नहीं होता है। सर्वाइकल डायलेटेशन से होता है, डिसेंट ऑफ फीटस से होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से होता है। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है, तो इसके अंदर क्या हो गया, ए आंसर करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, द मिनिमम नंबर ऑफ डोजेज ऑफ टिटेनस टॉक्सॉइड गिवन टू ए प्रेग्नेंट इज। एक प्रेग्नेंट को कितनी मिनिमम नंबर ऑफ डोजेज दी जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें ओनली 2 डोज दी जाती है एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो करेक्ट आंसर डी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर याद रखना। और इसका जो हमने जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें बता भी रखा है कि भाई टिटेनस की फर्स्ट डोज अगर रह जाए तो प्रेग्नेंट को सेकंड में कैसे देते हैं क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बता रखी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दे रखा है, इन केस सफरिंग फ्रॉम हिपेटिक एनसेफेलोपैथी, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी द डाइटरी प्रोटीन इंटेक शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू। कितना लेते हैं, लेस देन 20 ग्राम पर डे, तो हमारा करेक्ट आंसर ए। तो ये हो गया हमारा डाइटरी प्रोटीन इंटेक हो गया हिपेटिक एनसेफेलोपैथी में। अब देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं हम, नोजोकोमियल।
और जो प्रोसीजर के दौरान होता है उसको इटरोजेनिक डिजीज या इन्फेक्शन बोलते हैं, इसको इटरोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग इज कन्वेड बाई। इसमें हो गया हमारा दो टेस्ट सेंसेशन है, वो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट किससे कन्वर्ट होता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से। तो हमारा करेक्ट आंसर ए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, एयर में कितना होता है 21%। तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में देख लेते हैं कि जो द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फैट, फैट से कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 9 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी। फैट से 9 किलो कैलोरी, तो करेक्ट आंसर डी। तो ये हो गया 42। अब देख लेते हैं हम 43 है हमारा, हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इज डायग्नोस्टिक ऑफ, हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन डायग्नोस्टिक ऑफ, तो किसको देखते हैं, इपेटोमा को। किसको डायग्नोस्ट करते हैं, इपेटोमा को। तो करेक्ट आंसर ए। इसमें ऑब्स्टेटिक जॉन्डिस नहीं, सिरोसिस ऑफ लिवर को नहीं, विल्सर डिजीज को नहीं करते, तो इपेटोमा को डायग्नोस्टिक करते हैं। तो करेक्ट आंसर ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड, बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल, इसको क्या बोलते हैं हम, हिमेंजियोमा। क्या बोलते हैं, हिमेंजियोमा। लाइपोमा नहीं बोलते हैं, एडेनोमा नहीं, मायोमा नहीं। तो करेक्ट आंसर ए। बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल क्या बोलते हैं, हीम यानी ब्लड। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। द मेजर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रिमेटिक फीवर इंक्लूड ऑल, एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सभी क्राइटेरिया किसके डायग्नोस्टिक के लिए होता है, रिमेटिक फीवर के लिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो सबकुटेनियस नोडुल्स भी देखने को इसमें मेजर क्राइटेरिया होता है, और कार्डाइटिस भी देखने को देखते हैं, और फीवर इसमें नहीं देखने को मिलता है, रेमेटिक फीवर में कोरिया इसमें भी देखने को मिलता है। तो इसमें राइट आंसर एक्सेप्ट सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी फंक्शनली एक्टिव अप टू, एक्टिव कब तक रहती है कॉर्पस ल्यूटियम, 10 to 12 वीक, 10 to 12 वीक। तो हमारा राइट आंसर ए। अब देख लेते हैं 47 में क्या पूछा गया है, हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक आरबीसीज, ये किस में देखने को मिलती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए। हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक आरबीसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 48 में दे रखा है कि द रिकमेंडेड साइट फॉर एक्सरे बोन एज डिटर्मिनेशन ऑफ 11 to 12 ईयर चाइल्ड इज, है ना। तो इसमें देखो किसमें साइड, कौन सी साइड का एक्सरे करते हैं, इसमें एल्बो एंड हिप का नहीं करते हैं, और फुट एंड एंकल का नहीं करते हैं, और इसके अंदर हैंड एंड रिस्ट का करते हैं। 11 से 12, हाँ 11 से 12 का कौन सा करते हैं, हैंड एंड रिस्ट का, शोल्डर का नहीं करते। करेक्ट आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं हम, मॉन्टेक्स टेस्ट इज पॉजिटिव। देखो सबसे पहले तो आप जैसे ही क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को पॉज करो, और फिर आपका राइट जो भी आपको आंसर आ रहा है वो आप एक पेपर पे लिखो, और फिर यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ तो आप मैच करो कि कितने आपके क्वेश्चन बैठे और कितने नहीं, फिर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। तो देखो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 49 में, मॉन्टेक्स टेस्ट इज पॉजिटिव इन, मॉन्टेक्स किस में पॉजिटिव देखने को मिलता है, टीवी के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस। तो करेक्ट आंसर सी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यू टू, भाई जो टेम्परेचर बढ़ता है बेसल बॉडी टेम्परेचर ओव्यूलेशन के बाद में, वो क्यों बढ़ता है, तो वो बढ़ता है हमारा
कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर? देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण नहीं बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन के कारण बढ़ता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजन नहीं, इसके कारण भी नहीं बढ़ता है, और एस्ट्रोजन के कारण भी नहीं बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर बी। तो आज का हमारा ESIC का जो शिफ्ट सेकंड का पेपर था उसके हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 के अंदर हमारा जो जितना भी रिमेनिंग 50 क्वेश्चन बचे हैं वो हमारे रिमेनिंग पार्ट 2 में आएंगे। 50 क्वेश्चन किस में आएंगे? पार्ट 2 के अंदर रिमेनिंग 50 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमारे पास मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और कोई भी चीज़ जैसे क्वेरी हो आपको तो इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा। और हमारा वीडियो जो हमारा चैनल है यूट्यूब का वो नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से है यूट्यूब पे, तो आप डायरेक्ट सर्च करके भी वहाँ पे हमारे वीडियो या प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे पेपर प्रीवियस ईयर के डाल रखे हैं, और कैसे एग्ज़ाम लगेगा ESIC DSS सब डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।